आज बारामूला में एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया जिसमें छात्रों को नए 3 कानूनों, साइबर सुरक्षा और अनुशासन और उभरते कानूनी ढांचे पर जानकारी दी गई। छात्रों को चुनौतियों से निपटने के लिए ज्ञान प्रदान किया गया। इस दौरान एसपी मुख्यालय अल्ताफ अहमद खान ने छात्रों को नए 3 कानूनों, साइबर सुरक्षा और अनुशासन, लचीलापन और अखंडता के मूल्यों पर जानकारी दी। वहीं एसएचओ बारामूला रफीक अहमद ने बातचीत के दौरान छात्रों को बढ़ती डिजिटल दुनिया में सतर्क व जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी प्रेरित किया। आप भी डालिए बारामूला से रिजवान मीर की इस रिपोर्ट पर एक नजर। के लिए भी कोई लिमिट नहीं है और अच्छे के लिए भी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई मिसयूज कर रहा है या कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आपकी अगर सच में कोई फोटोग्राफ अपनी दी भी होगी, कोई न्यूड रिकॉर्ड भी है, कोई ऐसा वीडियो भी है, फिर भी इमीडिएटली, ताकि कल वो कोई और डिमांड करेगा, जी आप मेरे साथ वो करो, आप ये करो, आप वहाँ चलो, आप इधर चलो, आप मुझे 10,000 रुपये दे दो, 5,000 दे दो, व्हाटएवर। पहले आपको पैसे लेंगे, फिर कुछ और लेगा, फिर आपको कुछ और चीज़ देनी पड़ेगी, आप सब कुछ खो बैठोगे। बेहतर यह है कि जितना जल्द हो सके खुद थाने आ जाओ, या अपना कोई साथी या अपनी माँ को बताओ, अपने फादर को बताओ, पेरेंट्स को बताओ, जो आपको कंफर्टेबल लगे, बट रिपोर्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है बच्चे, थैंक यू। एक चीज सर, हर एक चीज का स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है। देखो टाइम कम था, तो आप लोग, हमारी जो बच्चे हैं, मैडमें हैं, आप स्नैपचैट पे ज्यादा बिलीव करते हो, डोंट बिलीव। हर एक चीज का स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है, और वीडियो कॉल्स, जितना भी आपका करीबी दोस्त है, वीडियो कॉल्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। हर चीज का स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, ह्यूमन नेचर डिफरेंट है, तो बहुत सारी चीजें कहने के लिए हैं। जब किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, मैंने सर को नंबर दे के रखा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आप हमारा फ्यूचर है, समाज का फ्यूचर आप लोग हैं, आपने ही चलाना है आगे। यू विल बी द डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन, एवरीबडी। जो आज साहिब इख्तियार है, कल वो आप लोग होंगे। ठीक है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि आप प्रिंसिपल भी होंगे, लेक्चरर होंगे, डॉक्टर्स आप में से होंगे, बिजनेस आप चलाएंगे, और गाड़ी भी आप ही चलाएंगे, क्योंकि आप ही फ्यूचर होंगे हमारे समाज का। ठीक है, एज इज ए रियलिटी, और आज तक कोई 150 साल जिंदा नहीं रहा है अभी तक। देयर मस्ट बी एक्सेप्शंस, बट हम नॉर्मल की बात करते हैं। जो आज की जनरेशन है, जिनकी 40-50 साल है, 30 साल के बाद वो इस दुनिया के पानी में नहीं होंगे। ऑब्वियसली अगर आपकी आज एज 20 ईयर्स है, तो जस्ट इमेजिन 20 साल के बाद आप हमारी एज के होंगे। आप ऐसे बहुत सारे पोस्ट पे होंगे। आज आपके टीचर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, गर्ज यह है कि आप ही हमारा फ्यूचर है, आप ही समाज का फ्यूचर है। ये आप ज़हन में बिठा के रखें। आप जिस तरह से आज अपने आप को किसी भी सांच में डालना चाहेंगे, वैसा आप कल अपने आप को नजर आएंगे। जाते हैं 3 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता है, और जब आप एंड रिजल्ट देखोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं नजर आती है खुद में, सिर्फ आंखों की खराबी। इसमें जिस्मानी तौर बड़े सारे तकलीफें होती है, फिर चाहे सर्कुलर प्रॉब्लम होती है, गर्दन में प्रॉब्लम होती है, कमर में प्रॉब्लम होती है, आंखों में प्रॉब्लम होती है। ये आपको उससे एडिशनल मिलता है, और कोई इसके अलावा फ्रूट रिजल्ट कोई खास नहीं होता है। ठीक है, इन चीज़ को समझो। अगर मैं आज तक ये करता आया हूँ, मैंने आज तक सिर्फ रील्स देखी हैं, फेसबुक देखा है, इंस्टा देखा है, जो भी कोई सोशल मीडिया चैनल है, मैं सिर्फ टाइम ज़ाया कर रही हूँ या टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, और मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिल रहा है। प्लीज़ अवॉइड दैट। जितना पॉसिबल हो जाएगा उतना अवॉइड करें। ठीक है, खुद देखो, खुद समझो कि मेरे लिए क्या ठीक है। ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट ईयर्स है। मेरा टॉपिक कुछ और है, बट मैं 2-4 मिनट इसमें जाना चाहूँगा। आपको अपने आप को समझना है। जितना आप खुद को समझोगे, उतना आप बेहतर कर पाओगे। कुछ बच्चे दिन को पढ़ना अच्छा जानते हैं, उनको दिन को सबक याद होता है, दिन को रिविजन करना अच्छा लगता है, प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है, उनको शाम को नींद आती है, वो सुबह सवेरे उठते हैं, दैट्स ओके। बट कुछ बच्चे जो दिन को बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए रात का मौजूद बहुत ठीक रहता है। रात का वक्त वो
डिनर सवेरे करते हैं, उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं रात के 12-1 बजे तक, उसके बाद सुबह उठ के अपना मामूल का काम करते हैं, वो उनके लिए बेस्ट टाइम होता है। अब आप खुद देखिए आपके लिए क्या ठीक रहेगा। आप सुबह या शाम को पढ़ते हैं, आप दिन को पढ़ते हैं या रात को पढ़ते हैं, आपको किस टाइम में ज़्यादा कंसंट्रेशन रहती है, ज़्यादा अटेंशन रहता है, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी बच्चे को दिन को अच्छा लगता है, किसी को सुबह या शाम, या सुबह ही, शाम को बिल्कुल नहीं, शाम को खेलना चाहता है, और किसी बच्चे को रात का समय बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए इस टाइप को समझो, ये खुद की फिजियोलॉजी साइकी को समझना है ताकि आप उस टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुछ लोग देखते होंगे जिनको क्रिकेट खेलते हैं, बट अगले दिन जब टेस्ट होता है वो टॉप करता है, क्योंकि जिनको वो एंजॉय करता है लेट हिम, बट उसके लिए एक खास टाइम होता है रात को, और रात को 2-4 घंटे अपने बिल्कुल देता है, और यही वजह है कि टेस्ट में वो टॉप करता है या ही एक्सेल्स इन द फील्ड। इसी तरह हर एक बच्चे को समझना है। यू गॉट माय पॉइंट? मुझे उम्मीद है आप बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मेरी बात आप तक पहुंची गई, समझ आ गया ना आपको? वेरी गुड। आजकल हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम कानून के साथ वाबस्ता लोग हैं, वी डील विद द क्रिमिनल्स, और कभी कभार हमें लगता है कि कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व इसमें होते हैं जिनको कानून का कोई पता नहीं होता है, उनका इंटेंशन कुछ और होता है बट वो फंस जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि इसके साथ साथ अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपने समाज को समझना है, अपने कानून को समझना है। और थोड़ी चेंजेस आई है, जो नया कानून बना है, पहले आईपीसी था, इंडियन पेनल कोड, अब बीएनएस है, पहले सीआरपीसी था, अब बीएनएसएस है। तो इसको बीच बीच में पढ़ा करें। एनसीआरबी संकलम एक एप्लीकेशन है, अगर आप वो मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, उसमें भी आपको खुद पता चल जाएगा कि पहले कौन सेक्शन थे, अब कौन सेक्शंस है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि ये 302 में इन्वॉल्व है, यानी मर्डर केस में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब वो पहले वाला 302 नहीं रहा है, अब उसमें है 103। तो ऐसे सेक्शंस आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ताकि आप लॉ को भी जान जाए, आपको पता चल जाए कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और खतरे क्या है। कानून में एक लाइन है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। मगर कोई बंदा कहेगा कि जनाब मुझे कानून पता नहीं था, ये गलत है, ठीक है मैंने कर दिया, नहीं। चाहे बंदे को पता है, पर्सन को पता है कि लॉ क्या है या नहीं पता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सज़ा का बराबर हकदार है। समझना उसकी जिम्मेदारी है, पढ़ना उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसलिए कानून को भी पढ़ना ज़रूरी है। गॉट माय पॉइंट? तो आज से ही अपने आप को बीच बीच में, जब आप इंस्टाग्राम देखते हो, एनसीआरबी की एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें, उसमें आप 10 मिनट आराम से देख सकते हैं। आपको खुद अवेयरनेस हो जाएगी, आपको खुद फील होगा कि यू नो लॉ बेटर। अब आपको कानून का भी पता है, अब आपको ये भी पता है कि मेरे साथ अगर कहीं गलत होता है तो मैं कैसे इस कानून का फ़ायदा उठा सकता हूँ। बच्चों के लिए अलग कानून है, बड़ों के लिए अलग कानून है, औरतों के लिए अलग कानून है। उस कानून को समझें। कभी आपको लगता है कि शायद बच्चों के साथ जो ज़्यादती हो रही है आज तक वो नोट नहीं किया जाता था, आप बर्दाश्त करते थे, बट आजकल ऐसी बात नहीं है। देयर इज़ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जहाँ बच्चों के हुकूक का खास ख्याल रखा जाता है। आप यहाँ से जाके अगर आप मोबाइल पढ़ते हैं या किसी कानूनदान से सलाह लेके 2-4 मिनट 10 मिनट बीच बीच में ये सीखते जाएंगे। हम भी यहाँ बीच बीच में आते रहेंगे आपको समझाने के लिए कि बच्चों के लिए भी हुकूक है। समझ आ गया? बच्चों के लिए ज़्यादा हुकूक हैं। लेडीज़ के लिए एक अलग सेक्शन दिया गया है बीएनएस में, जहाँ पे उनका बहुत ख्याल रखा गया है कि खुदा ना करे उनके साथ जो ज़्यादतियाँ होती है, पहले वो कानून के दायरे में उतना ज़्यादा नहीं था, बट अब छोटी से छोटी चीज़ भी
कानून के दायरे में आती है। समझ आ गया? तो इन चीजों को समझना है बच्चे। किसी भी एंगल में, किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होना है। इसी कानून में एक सेक्शन है 111 उसमें लिखा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 4-5 लड़के कोई क्राइम करते हैं और अगर उसमें एक बंदा ऐसा भी है जिसका इंटेंशन भी शायद नहीं होता है, बट ही इज पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट ग्रुप, दैट गैंग, उसको भी बराबर उतनी सज़ा मिल जाएगी जितने बाकी लोगों को सज़ा मिल जाएगी। ठीक है? हमेशा जब आपको लगता है कि कोई क्राइम होने वाला है, कोई गलत काम होने वाला है और आपको पता चला या आप उस ग्रुप में शामिल हैं, पहले उस ग्रुप से अलग होना है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसी टाइम किसी न किसी ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है, पुलिस को इन्फॉर्म करना है, किसी टीचर को इन्फॉर्म करना है, सर ऐसे गलत हो रहा है, ये ज़्यादा गलत हो जाएगा, इसमें एक्शन कीजिए या इनको रोकिए। ठीक है? अब ये भी है, पहले ये नहीं था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन पेनल कोड बट इट इज पार्ट ऑफ BNS। समझ गए बच्चे? अगर आपके क्लास में कोई भी लड़का गलत करता है और आपको पता है, आप उसका साथ देते हैं, आप उसके साथ साथ चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक लड़का किसी लड़की के साथ छेड़खानी करता है बट आप उसके साथ साथ होते हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है? क्योंकि उस लड़की को या कोई भी लड़का होगा उसको लगता होगा कि ये 4-5 लोग आए हैं, अब ये मुझे मारेंगे, अब ये मुझे तंग करेंगे। शायद वो उतना रिएक्टिव नहीं होगा, उतना डिफेंसिव नहीं होगा जितना वो अकेले में होगा अगर बंदा अकेले जाता। समझ आ गया? हाँ, दूसरा यह है कि फॉर एग्जांपल कभी अनइंटेंशनल क्राइम होता है। अनइंटेंशनल मीन्स जहां आपको कुछ और इंटेंशन होता है मगर उससे किसी और को तकलीफ होती है। आप कोई खेल खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं या आप कोई और खेल रहे हैं, आपको ये था कि मैं बॉल यहाँ फेंकूंगा बट बॉल किसी बच्चे को लगी, बच्चा मर गया। समझ आ गया? ऑब्वियसली आपका इंटेंशन कुछ और था बट उससे किसी की जान चली गई है। ये एक एक्सीडेंटल, जस्ट ये एक जैसे उसको बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वो उसमें आ जाएगा कि आपका इंटेंशन डिफरेंट था बट आपके एक्ट की वजह से कोई बंदा मर गया है। ठीक है? इसलिए जब भी खेलेंगे भी उसमें भी एहतियात करना बड़ा ज़रूरी है कि मेरे खेल की वजह से किसी बच्चे की या किसी बुजुर्ग की जान मत चली जाएगी। कुछ ईयर्स बाद आपके पास गाड़ियाँ होंगी, आप गाड़ी चलाते होंगे। एक सेक्शन ऐड किया गया था उसमें 106 के तहत, वो ये था कि अगर आप रैश ड्राइविंग करेंगे और आपके ड्राइविंग की वजह से कोई बंदा मर जाता है, पहले वो एक्सीडेंटल डेथ करार दिया जाता था, अब वो ऐसा नहीं है। पहले उसकी एक्सक्यूज मी, हाँ प्लीज, हेलो, मुझसे किस प्रोग्राम में कॉल यू बैक। ठीक है? तो अगर आपकी वजह से कहीं एक्सीडेंट होता है, आप भाग जाते हो, आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हो, उसकी सज़ा डबल हो जाती है। अगर कानून में उसकी सज़ा 5 साल है नॉर्मल एक्सीडेंट केस में, बट आप भाग जाते हो, आप किसी को इन्फॉर्म नहीं करते हो, आप अपने क्राइम को छुपाते हो, तो फिर पता चल जाता है आपकी सज़ा डबल हो जाती है। अभी वो सेक्शन फ़िलहाल लागू में नहीं है बट इन नियर फ्यूचर ऑलरेडी कानून में है, सिर्फ उस पर थोड़ा सा हम बैन रखा गया है एग्जीक्यूट करने के लिए, बट विद इन 1 or 2 years दैट विल बी इन फोर्स। तो तब आप बड़े होंगे, तब आपके पास गाड़ियाँ होंगी, तो ये बात आपको भी जहन में रखनी है। गर्ज ये है कि कानून को समझना है,
خود کو سمجھنا ہے, اپنی سوسائٹی کو سمجھنا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے, بیکاز آپ ہی ہے جو اس سماج کا فیوچر ہے. الطاف خان صاحب, اکیڈمی کے اونر شری جنید صاحب, سوشل ایکٹیوسٹ عرفان صاحب, میڈیا کے ہمارے دوست, باقی اس اکیڈمی کے اسٹاف ممبران اور پیارے بچہ, السلام علیکم. ڈی ایس پی صاحب نے تو سارا کچھ بریف کر دیا ہے, تو ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا آج کی ڈیٹ میں کہ ہمارے جو 3 نیو لاز ہیں ان کے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو اویئر کیا جائے. جیسے کہ پہلے آئی پی سی ہوتا تھا, تو آج آئی پی سی کی جگہ پہ بی این ایس ہے. پہلے سی آر پی سی ہوا کرتا تھا, تو آج سی آر پی سی کی جگہ پہ بی این ایس ایس ہے. اور پہلے ایویڈنس ایکٹ ہوا کرتا تھا, اس کی جگہ پر آج بی ایس اے ہے. تو لٹل بٹ اس میں چینجز ہوئی ہیں, تو میں بچوں کو, ٹیچرز کو تھوڑا بہت اویئر کروں گا. جیسے ہمارا آئی پی سی کی جگہ پر بی این ایس ہے, تو بی این ایس میں کچھ اہم چینجنگ ہوئی ہے. ایک تو ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے وہ بی این ایس میں لایا گیا ہے. پہلے ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے وہ بی این ایس میں نہیں تھا. دوسرا اس میں ہے جو سپریٹسٹ فیلنگز ہوتی ہیں اگینسٹ اور کنٹری, اس کے لیے بھی 152 سیکشن ایک لایا گیا ہے بی این ایس میں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو بی این ایس میں لائی گئی ہے وہ ہے کسی لڑکی کو کسی عورت کا یوز کرنا, یہ لالچ دے کے اس کو کہ میں آپ کے ساتھ شادی کروں. یہ پہلے سیکشن نہیں ہوا کرتا تھا. ہماری نوجوان بیٹیاں جو اسکول کالجز میں پڑھتی ہیں, کسی انڈسٹری میں کام کرتی ہیں, کسی بڑے آفس میں, مطلب کہ کسی جو بڑا اونر ہے اس کے ساتھ ایز اے کلرک کام کرتی ہیں. موسٹلی یہ چیزیں ہوتی ہیں, اس کو لالچ دیا جاتا ہے کہ میں آپ کو ایک اچھی نوکری دوں گا, میں آپ کو ایک اچھا گھر دے دوں گا, یا میں آپ سے شادی کروں گا. تو وہ لالچ دے کر اس کا یوز کیا جاتا تھا. تو فائنلی اس کے لیے کوئی سیکشن نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن بی این ایس میں سب سے بڑا سیکشن آیا ہے 69 بی این ایس. اگر ایسی کوئی ہماری بچی ہے, ہماری بہن ہے, جس کا کوئی ایسا یوز کر رہا ہے پیسے کے لالچ میں یا جاب کے لالچ میں, اس کے لیے بی این ایس نے سپریٹ قانون بنایا ہے. تو یہ قانون آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا. اور بی این ایس میں اس سے بھی بڑی چیز ہوئی ہے کرائم اگینسٹ وومن اور چلڈرن. ان کے لیے الگ سا ایک اسپیشل چیپٹر بنایا ہے, جبکہ چلڈرن اور وومنز اگینسٹ کرائم میں پہلے ہمیں ڈفرینٹ جگہوں پر ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ اگر اس بچی کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو اس کو کس آفینس میں ہم پرچہ دے دیں گے. اب اس کا ایک چیپٹر بنایا ہے, پرائرٹی دی گئی ہے کہ کرائم اگینسٹ وومن اور چلڈرن میں پرائرٹی دی گئی ہے. تو یہ چینجز ہے بی این ایس میں جو کہ آئی پی سی میں نہیں تھی. اور سیکشن جو تھے پہلے 500 سم تھنگ تھے, ان کو ڈیکریز کر کے 300 سم تھنگ لایا گیا ہے. تو ہمارا مقصد ہے, ڈی ایس صاحب نے ساری چیزیں کور کر دی ہیں. ہمارا مقصد ہے کہ آج کے بچوں کو اویئر کرنا ضروری ہے. ہماری اس میں بچے بھی ہیں 11th 12th کلاس کی, ہماری ٹیچرز بھی ہیں, ان کو اس چیز, یا ہمارے آنر ہیں, ان کو بھی اویئر کرنا ضروری ہے. دوسرا سی آر پی سی جو بی این ایس ایس ہے, اس میں کچھ چینجز ہے, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جیسے 0 ایف آئی آر ہے, پہلے 0 ایف آئی آر نہیں ہوا کرتا تھا. آج کی ڈیٹ میں 0 ایف آئی آر. سپوز یہ میڈم جو ہے سری نگر کی رہنے والی ہے, لیکن یہ جاب کر رہی ہیں بارہمولہ. اب سری نگر میں ان کو گھر میں کوئی پرابلم ہوتی ہے, ان کے گھر میں کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہے, تو یہ ایف آئی آر لانچ کر سکتے ہیں کہاں پر, نیئرسٹ پولیس اسٹیشن بارہمولہ پولیس اسٹیشن میں. 0 ایف آئی آر. یہ کنٹینٹس آف لکھیں گے کہ میں سری نگر کی رہنے والی ہوں, دراصل میں میرے گھر میں ایسی پرابلم ہوئی ہے, کچھ گنڈوں نے آ کے میری ماں کو پٹائی وغیرہ کی ہے, وٹ ایور جو بھی ہے, تو ہم ایف آئی آر لانچ کر کے تو اسی 0 ایف آئی آر کو ہم تھرو ای میل یا تھرو سی سی ٹی این ایس یا تھرو اسپیڈ پوسٹ کنسرن پولیس اسٹیشن کو بھیجیں گے. کتنا بڑا سہولیت ہے. میکسیمم لوگ باہر ہوتے ہیں, گھر میں کوئی پرابلم ہوتی ہے, ان کی زمین پہ کوئی قبضہ کرتا ہے, مکان پہ کوئی قبضہ کرتا ہے. دوسری ایک بڑی اچھی چینجنگ آئی ہے, وہ آئی ہے ای ایف آئی آر. فرض کرو ہماری بہن ہے, یہ بہت بزی ہے, یہ پولیس اسٹیشن نہیں آ سکتی ہے, تو یہ ایس ایچ او کو واٹس ایپ پہ اپلیکیشن ڈال سکتی ہے ای ایف آئی آر. تو ایس ایچ او اس کی اپلیکیشن کا 3 دن ویٹ کرے گا. 3 دن کا ٹائم ہے اس میں ایس ایچ او کے پاس, 3 دن ویٹ کرے گا. 3 دن کا ٹائم دے دے گا ایس ایچ او اس کو, یا کنسرن تھانہ کہ میڈم ودن 3 ڈے آپ پولیس اسٹیشن میں آ کے اپنی اپلیکیشن کو سائن کرو, تو ہم اس کا ایف آئی آر لانچ کریں گے. پہلے ہوتا کیا تھا, آپ کا اپلیکیشن لے کے آنا پڑتا تھا. فرض کرو یہ بہت بزی ہے, بیمار ہے, اس کی صحت ٹھیک نہیں آ سکتی ہے, ای ایف آئی آر کا پروویژن بھی دیا گیا ہے. 2 چیزیں. تیسری چیز ہے کہ پہلے اپلیکیشن آتی تھی ایس ایچ او کے پاس, لیڈی نے ایلیگیشن لگا دیا آنر پہ, آنر نے جی مجھے چھیڑ چھاڑ کیا, تو ہم ایف آئی آر دے دیتے تھے. کیا اب ہمارے پاس پروویژن ایک ہے کہ اگر ایک لیڈی اپلیکیشن لے کے آتی ہے اور یہ کہتی کہ مجھے آنر نے کیا ہے میرے ساتھ مس کنڈکٹ کیا,
तो बट एट द सेम टाइम ओनर भी आता है जो बोलता है ऐसी बात है ही नहीं है, मैंने इसके साथ कुछ किया नहीं। तो हमारे पास नए कानून में पावर्स हैं कि हम एसडीपी और डीएसपी साहब को एक लेटर लिखेंगे कि एसएचओ लिखेगा कि मैं इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना चाहता हूँ, मुझे ये मैटर लग रहा है ऐसा कि इसमें इंक्वायरी करने की जरूरत है, बिफोर लॉन्चिंग एन एफआईआर मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करूँ। तो डीएसपी साहब के पास पावर है, ये मुझे अथोराइज करेंगे कि यू आर अथोराइज्ड, आप इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो। तो मेरे पास 14 दिन का टाइम है, 14 दिन में मैं अपना एक थानेदार या खुद या कोई आईओ भेजकर 14 दिन के टाइम में मैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करूंगा, क्या इस बच्चे के साथ, इस मैडम के साथ सच में ये चीज हुई है कि नहीं हुई। अगर हुई है तो 14 दिन में वो मेरा आईओ बीट इंचार्ज रिपोर्ट सबमिट करेगा कि देयर इज नो डाउट इस लेडी के साथ मिस हैंडलिंग हुई है, तो 15वें दिन में उसमें एफआईआर लॉन्च करो, या पहले 3 दिन में अगर प्रूव हो जाता है कि सच में हुआ। अगर नहीं हुआ है तो हम उस इंक्वायरी को नल एंड वाइड ऐसे क्लोज करेंगे और एसडीपीओ साहब को रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि इसमें कॉग्निजेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है, दरअसल में ये वाक़ा हुआ नहीं है, इनके कोई पर्सनल इश्यूज हैं जिसपे उसने फैब्रिकेटेड कंटेंट्स लिखे हैं थाने को। तो कितना अच्छा प्रोविजन है। मतलब कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपने हमसे पूछा ही नहीं और एफआईआर दे दिया, हमारा कसूर ही नहीं था, हम उधर थे ही नहीं, मैं श्रीनगर में था, मैं शॉप पे था ही नहीं। ऐसी चीजें हमारे पास आती है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज इसमें आई है, तो इसके रिलेटेड भी आपको अवेयरनेस देना मस्त है। और बड़ी चीज है बीएनएस में आई है कि कम्युनिटी सर्विस की सजा इसमें है। जैसे कोई छोटे मोटे क्राइम्स हैं, पहले सजा लगती थी, फाइन लगता था, अब इसमें एक सजा और ऐड हुई है, कम्युनिटी सर्विस। फर्ज करो इन्होंने कोई गलत काम कर लिया लेकिन उसकी सेंटेंस उतनी ज्यादा नहीं बनती है, तो जजेस के पास पावर है, वो इनको बोलेंगे भाई आप 4 दिन पुलिस स्टेशन की सफाई करोगे, आप 10 दिन जो है वो म्युनिसिपलिटी ऑफिस की सफाई करोगे, जेल नहीं भेजेंगे, कम्युनिटी सर्विस करवाएंगे, बिंदास चौक से लेके सीमेंट ब्रिज तक सफाई करोगे आप 4 लड़के, आपने ये एक्ट किया है, आपको सजा इतनी ही बनती है। तो ये भी एक अच्छा प्रोविजन है। दूसरा, उसके बाद मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बीएनएस जो है ये सीआरपीसी उसमें मैंने आपको बता दिया। उसके बाद तीसरा एक्ट हमारा आता है एविडेंस एक्ट, जिसको हम बीएसए कहते हैं। तो एविडेंस एक्ट में अच्छी चीज ये हुई है कि प्राइमरी एविडेंसेस में यूआरएल, फेसबुक लॉग्स को प्राइमरी एविडेंस में लाया है, जबकि पहले ये चीजें प्राइमरी एविडेंस में नहीं थी। कोई आपको ऐसा कमेंट करता है इंस्टाग्राम पे, उसका यूआरएल आईडी हमें मिल जाता है, हम वो यूआरएल आईडी जो है अपनी लैब को भेजते हैं, हमारा लैब उसमें एड्रेस निकालता है, आईपी एड्रेस निकालता है, ये मोबाइल किसका है, ये किस नंबर से रजिस्टर्ड है, इस लड़की के अगेंस्ट कमेंट किसने लिखा है। तो इन चीजों को प्राइमरी एविडेंस में लाया है। तो ये सबसे बड़ी सहूलियत है कि आजकल की हमारी बच्चों को कोई आजकल चीटिंग जो भी हो रही है वो सोशल मीडिया पे हो रही है, थ्रेट्स जो भी मिल रहे हैं वो फेक आईडीज भी मिल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूं कि जो आप ये फेक आईडीज बनाते हो, आपके दिमागों में ये चीज होती है कि ये ट्रेस आउट नहीं होंगे, 100% 200% पॉसिबिलिटी है हर एक आईडी ट्रेस आउट होगी, सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है वो ट्रेस आउट होता है। डिपेंड करता है जो कंप्लेनेंट है, हमारी जो बहन है, हमारी जो टीचर है, वो उसमें कितनी पेन लेती है, क्या वो थाने में आती है, क्या वो एसडीपी सर के पास आती है कि मुझे आईडी निकाल के दे दो। हम 100% श्योर फेसबुक पे आपको कोई कमेंट करता है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी बेस पे यूआरएल क्या होता है, लॉन्ग प्रेस करके आईडी आती है, वो यूआरएल आईडी अपने पास सेव करके रखनी। अब उसके बाद अगर वो डिलीट भी करेगा अकाउंट, वंस यू गॉट यूआरएल आईडी, हमें पता चल जाएगा ये किस मोबाइल से। देखो मोबाइल नंबर के बिना एक्टिवेट नहीं होती आईडी, ये तो सबको पता है। तो हमें पता चल जाएगा, अगर वो सिम भी तोड़ेगा, लेकिन हमें पता चलेगा उसने कौन सा मोबाइल यूज किया है, उस मोबाइल में कौन सा सिम लगा था। अगर वो सिम तोड़ेगा, हम सिम का ईएमआई निकालेंगे तो हम उसको पकड़ सकते हैं आराम से। ये मैटर करता है लेवल ऑफ इंटरेस्ट बाय कंसर्न पुलिस स्टेशन और लेवल ऑफ इंटरेस्ट बाय कंप्लेनेंट। बहुत सारी बातें हैं, सर ने ऑलरेडी मतलब सारी बातें कवर की हैं। ब्लैकमेलिंग की बात, तो ब्लैकमेलिंग, वही चीटिंग एंड ब्लैकमेलिंग एक सबसे बड़ा। देखो आपको शाम को फोन आएगा, वीडियो कॉल आएगी। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो फटक से उठा लेते हैं, हेलो, बस वीडियो कॉल कट हो जाती है, उनका फेस ले लेते हैं, वो फेस के बाद वो उसको न्यूड बनाते हैं, तो फिर उसको पैसे मांगते हैं। उसमें आपको सिंपली पुलिस स्टेशन आने से पहले क्या करना है, उसको ब्लॉक कर देना है, और अपना एंजाइटी हो जाएगी। एक लड़की को जिसकी न्यूड पिक्चर आएगी उसको ब्लॉक कर देना है ताकि फर्दर मैसेजेस वो
आपको ना कर सके, फिर वो आपको रिलेटिव्स को मैसेज करता है क्या। रिसेंटली एक एडवोकेट मैडम मेरे पास आई हुई थी, वो मतलब एडवोकेट सबसे काबिल माने जाते हैं कानून के हिसाब से। उसको 2 दिन एक बंदे ने ब्लैकमेल किया है कि तुम्हारे लिए एक पार्सल आया था, उस पार्सल में कुछ ब्राउन शुगर है करके। तो 2 दिन वो लड़की उसके साथ ऑनलाइन रही है, फिर उसने अपने सारे अकाउंट्स उसको दे दिए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो मेरी तरह फकीर थी, उसको अकाउंट में था ही नहीं कुछ, उसको अकाउंट में 160 रुपए थे टोटल। तो उसने बाद में बोला कि जो दिल्ली बेस्ड लोग थे उन्होंने बोला आपने हमारा टाइम वेस्ट किया है, आपके अकाउंट में है ही नहीं। अगर सेम चीज किसी और के साथ, बिजनेसमैन के साथ हुई होती तो उसका 2-3 करोड़ रुपए गया होता। कहने का मकसद है, आपको अगर ऐसी कोई वार्निंग देता है कि आपकी वीडियो मेरे पास है, उसको आप बिल्कुल बोल्ड होके बोलो ठीक है आपके पास है, कर लो वायरल, उसको ब्लॉक कर लो। बहुत सारे हमारी लड़कियां, खासकर लड़कियां और हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, शादीशुदा लोग हैं, बहुत सारे मेरे पास आते हैं कि सर हमें बचाओ। मेरे पास एक पुलिस का लड़का परसों आया था, सर अगर ये बात वाइफ को पता चल जाएगी मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने बोला तूने ऐसा किया है? बोले मैंने नहीं किया। मैंने कहा फिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? भाई घर में अपनी माँ बाप बेटियों को अवेयर करो कि आजकल फेक जमाना चल रहा है, मोबाइल इसका जितना मिनिमम यूज हो सके वो करो। जो मिनिमम यूज करना है वो आप गूगल का कर सकते हो, अपने नोट्स वगैरह जो चीजें पढ़नी है। तो एक्स्ट्रा यूज करना भी इसका मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि ठीक चीज नहीं है। ज्यादा वक्त ना लेते हुए थैंक यू।